नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों, जो हमारी श्रृंखला चल रही है आपके कक्षा 12 की जो आपकी दूसरी पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसका अध्याय 4 हमने शुरू कर दिया है और जल संसाधन से संबंधित 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। और उन क्लासों में हमने देखा है विद्यार्थियों कि किस प्रकार से हमारे ग्लोब पे या पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से जल का वितरण है। और फिर हमने बात की थी कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो भारत की क्या स्थिति है, भारत के अंदर जल संसाधनों का कितना प्रतिशत है, जनसंख्या का कितना प्रतिशत है और पूरे विश्व के धरातल का भारत के पास में कितना है, ये बातें हमने की थी। फिर हमने बात की थी भूमि जल संसाधन के बारे में। हमने बात की थी लैगून और पश्च जल क्या होता है, लैगून झीलें किसे हम कहते हैं, लैगून झीलें कहाँ भारत के अंदर पाई जाती हैं, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। फिर बाद में हमने बात की थी जल की मांग और उसके उपयोग से संबंधित, और हमने उसमें देखा था कि कौन से सेक्टर के अंदर जल का जो उपयोग है वो सर्वाधिक किया जाता है और कौन से सेक्टर में सबसे कम किया जाता है, और किस प्रकार से जल के उपयोग की जो मांग है वो लगातार बदलती जा रही है। भूमिगत जो जल है वो कम होता जा रहा है, क्या कारण है उसके, उन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जल का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो कृषि सेक्टर के अंदर होता है, और कृषि सेक्टर में भी मुख्य रूप से जो जल का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है विद्यार्थियों, सिंचाई के लिए। तो क्योंकि भारत के अंदर वर्षा की अनियमितताएं पाई जाती हैं और उन अनियमितताओं में जल की आपूर्ति करने के लिए फिर सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। तो फसलों में ज़्यादा उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, सिंचाई को अपनाते हैं, और सिंचाई में जो जल की मांग है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस प्रकार से भारत में सिंचाई के लिए जल का उपयोग बढ़ रहा है और भारत में कहाँ कौन से क्षेत्रों के अंदर सिंचाई के लिए जल की मांग सर्वाधिक है, और सिंचाई में किस प्रकार का जो जल है वो काम में लिया जाता है, यानी कि भूमिगत जल को ज़्यादा काम में लिया जा रहा है या धरातलीय जल को काम में लिया जा रहा है। इन सब को आज हम आज की क्लास में समझने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिंचाई के लिए जल की मांग। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करें कि कृषि में जल का उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है विद्यार्थियों, सिंचाई के लिए होता है। सिंचाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कृषि के अंदर जल का मुख्य रूप से जो उपयोग है वो किसके लिए करते हैं, हम सिंचाई के लिए करते हैं। फिर हमें यह भी पता है विद्यार्थियों कि देश में वर्षा स्थानिक और सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। भाई, कृषि के अंदर सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि देश के अंदर वर्षा का जो स्थानिक जो वितरण है, यानी कि स्थानिक और जो सामयिक जो परिवर्तिता हमें देखने को मिलती है, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा बहुत अच्छी होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा बहुत ही कम होती है, या कुछ क्षेत्रों के अंदर वर्षा में अनियमितताएं पाई जाती हैं, वर्षा कुछ कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी वर्षा बहुत कम होती है। तो इन सब स्थितियों की वजह से कृषि फसलों के अंदर सिंचाई की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें कि देश में वर्षा के स्थानिक और सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की क्या होती है विद्यार्थियों, आवश्यकता होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि देश के अधिकांश जो भाग हैं वो वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं। देश का जो ज़्यादातर भाग है वो वर्षा विहीन है, चाहे हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की या उत्तरी पश्चिमी जो भारत है उसकी बात करें, या फिर आंतरिक जो भारत है वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो देश के अधिकांश जो भाग है वो वर्षा विहीन और क्या है, सूखाग्रस्त हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। तो सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उनके अंदर कौन सा क्षेत्र आता है विद्यार्थियों, जो आपका उत्तरी पश्चिमी जो भारत है। उत्तरी पश्चिमी भारत कौन सा, जो आपका थार मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, हरियाणा का कुछ पार्ट है, पंजाब का कुछ पार्ट है और गुजरात का कुछ पार्ट है जहाँ थार के मरुस्थल का विस्तार है। वहाँ वर्षा की अनियमितताएं ज़्यादा हैं, वर्षा की मात्रा बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर किसका उपयोग किया जाएगा विद्यार्थियों, सिंचाई के लिए जल की मांग रहती है। फिर देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है। देश के जो अधिकांश जो भाग हैं, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु की बात करें चाहे हम शीत ऋतु की बात करें, वर्षा की थोड़ी बहुत जो कमी पाई जाती है, उसकी वजह से शुष्क ऋतुओं में भी किसकी आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि देश के जो अधिकांश भाग हैं उनमें शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में शुष्कता पाई जाती है।
चाहे हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें, चाहे हम शीत ऋतु की बात करें, दोनों ही ऋतुओं के अंदर क्या पाई जाती है विद्यार्थियों? शुष्कता पाई जाती है। इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। भाई शुष्कता पाई जाएगी, पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी फसलों के अंदर, तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी? सिंचाई करनी पड़ेगी। तो देश के अधिकांश जो भाग हैं उनके अंदर शीत और ग्रीष्म दोनों ही ऋतुओं में शुष्कता पाई जाती है। इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर फिर क्या की जाएगी भाई? वहाँ सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है। फिर हम बात करें पर्याप्त मात्रा में वर्षा की मात्रा है, तो कुछ फसलें ऐसे भी हैं जिनको पानी की आवश्यकता क्या रहती है विद्यार्थियों? ज़्यादा रहती है। तो ऐसी फसलों के अंदर वर्षा से तो काम चलने वाला नहीं है। तो वर्षा से काम नहीं चलेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। और उपाय क्या है? हमारे पास सिंचाई के लिए क्या होना चाहिए? पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनके अंदर पानी की आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो उन फसलों को भी हमें ध्यान रखना है। कुछ फसलों में जैसे कौन सी फसल है विद्यार्थियों? चावल है, गन्ना है, जूट है, में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, जो सिंचाई द्वारा ही क्या होती है? संभव होता है। तो चावल है, गन्ना है, जूट है, ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर पानी की क्या होती है? अधिक आवश्यकता होती है। और पानी की जो अधिक आवश्यकता है वो बारिश से तो पूर्ति हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बारिश के मौसम में या जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उसके अंदर गैप पाए जाते हैं। मतलब 5-10 दिन बारिश हो गई, उसके बाद में 10-15 दिन तक बारिश नहीं हुई, तो ऐसे में तो फसल क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी और पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिससे ये फसलें क्या हो सकती हैं? खराब हो सकती हैं। तो ऐसे में चावल, गन्ना, जूट ये ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर पानी की आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो फिर ये बिना सिंचाई के ये फसलें उगाई नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए इन फसलों के अंदर सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है और बिना सिंचाई सुविधा के इनका जो उत्पादन है वो संभव नहीं होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा, हम सिंचाई का जो प्रयोग है वो किसके लिए भी करते हैं भाई? सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण के लिए। ये भी ध्यान रखना है कि सिंचाई के द्वारा ही हम बहुफसलीकरण को संभव बना सकते हैं। कैसे बहुफसलीकरण का मतलब क्या है? एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लें? फसलें लें। तो एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें कब हो सकती हैं? अगर हम वर्षा के ऊपर ही निर्भर हो जाएं, जैसा कि भारत की अधिकांश जो कृषि है वो वर्षा निर्भर होती है, लेकिन अगर हम वर्षा के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो पूरे वर्ष भर हम उत्पादन नहीं ले सकते हैं। केवल वर्षा ऋतु के अंदर ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है उसी समय हम खरीफ की ऋतु के अंदर ही फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि उसी समय क्या होंगी? फसलें होंगी। लेकिन बहुफसलीकरण उससे संभव नहीं है और बहुफसलीकरण करना बहुत ही जरूरी है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से हमें पूरे वर्ष गहनता से कृषि कार्य करना होगा। इसी से जनसंख्या की बढ़ोतरी के अनुसार हम खाद्यान्नों की पूर्ति कर सकते हैं। तो बहुफसलीकरण कब होगा? जब हमारे पास में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सिंचाई की सुविधाएं क्यों चाहिए? क्योंकि शुष्क जब मौसम आएगा तो शुष्क मौसम में हम सिंचाई करके और हम वहां से कृषि उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि सिंचाई की व्यवस्था किसके संभव बनाती है? बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। क्या है बहुफसलीकरण? मतलब एक वर्ष में एक फसल से ज़्यादा फसलें का उत्पादन करना, यानी कि खरीफ की फसल भी लेना, रबी की फसल भी लेना और जायद की फसल भी लेना। ये तीनों ही प्रकार की फसल हम कब ले सकते हैं? जब हमारे पास में किसकी व्यवस्था है विद्यार्थियों? सिंचाई की क्या है? व्यवस्था है। और जिन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है तो उन क्षेत्रों के जो किसान हैं वो क्या करते हैं विद्यार्थियों? वो किसान केवल बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं और जब बारिश की ऋतु आती है तो बारिश की ऋतु में ही वो अपने खेतों के अंदर क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। और उसमें भी जब बारिश आ गई, कृषि कार्य उन्होंने कोई भी फसल है, चाहे बाजरा है, चाहे कुछ अन्य फसल है, वो उन्होंने बो दी खेत के अंदर, और फिर बारिश अगर नहीं आई तो वो फसलें मुरझा करके समाप्त हो जाएंगी। तो उनके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है विद्यार्थियों? सिंचाई की। और शीत ऋतु में तो आपको पता है बारिश बहुत ही कम होती है, जो कुछ बारिश होती है वो भी मावठ के रूप में होती है, तो उस समय भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए सिंचाई की जो व्यवस्था है वो किसको? बहुफसलीकरण को क्या बनाती है? संभव बनाती है। ठीक है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सिंचित भूमि है, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पर सिंचाई की क्या है? सिंचाई की व्यवस्था है, तो सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा क्या होती है विद्यार्थियों? ज़्यादा होती है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि सिंचित भूमि की जो कृषि उत्पादकता है वो असिंचित भूमि की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये तो आप भी जानते हो विद्यार्थियों, क्योंकि हम सब ग्रामीण परिवेश से हैं और हमें पता है कि हमारे पास में सिंचाई के लिए अगर साधन है
या हम फसल के अंदर सिंचाई अच्छे से करते हैं, ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करते हैं, तो उत्पादन में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अगर पानी हम कम देंगे, सिंचाई कम करेंगे खेत के अंदर, तो उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। क्या लाइन है, देखो, सिंचाई की, ये सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये बात स्पष्ट है हमारे सामने कि भाई सिंचित भूमि यानी कि जिस भूमि के ऊपर सिंचाई ज़्यादा की जाती है, मतलब आवश्यकता के अनुसार की जाती है, तो उस कृषि भूमि में कृषि उत्पादकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि असिंचित भूमि की अपेक्षा कृषि जो उत्पादन है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अधिक उपज देने वाली कुछ किस्में हैं जिनके लिए आर्द्रता की आपूर्ति नियमित रूप से क्या होती है, आवश्यक होती है। कौन-सी अधिक उपज देने वाली, यानी कि हरित क्रांति के बाद में जिन बीजों का जो उपयोग किया जाने लगा, जो अधिक उत्पादन देने वाले बीज थे, हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज थे, उनके अंदर सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती थी, यानी कि उनमें आर्द्रता की आवश्यकता ज़्यादा होती थी। आर्द्रता की आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक होती थी उनके लिए, तभी उन फसलों से, उन बीजों से उत्पादन क्या होता था, ज़्यादा होता था। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं उनके लिए आर्द्रता की आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता क्या पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी। और ऐसी फसलों के अंदर हम सिंचाई के रूप में जब पानी का अधिक उपयोग करेंगे तभी हम उनसे उत्पादन ले सकते हैं। आपको ये भी पता है विद्यार्थियों कि जब हरित क्रांति का आगमन हुआ, हरित क्रांति जब आई 1966-67 के अंदर, तो उस समय देश के अंदर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए उसमें यही था कि एक तो अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं उनका उपयोग किया जाने लगा और सिंचाई की सुविधाओं को विकसित किया गया। सबसे जो उसका बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला था वो उन क्षेत्रों के अंदर मिला जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध थी, क्योंकि इन बीजों का जो इस्तेमाल किया जा रहा था या जो अच्छी क्वालिटी के जो अच्छी उपज देने वाले जो बीज थे, इनसे अधिक उत्पादन तभी हो सकता था जब उनमें आर्द्रता की आर्द्रता हमेशा बनी रहे उसके अंदर। तो आर्द्रता बनी रहेगी कब, जब हम सिंचाई के लिए उसके अंदर पानी उपलब्ध करवा पाएंगे। ठीक है, तो हरित क्रांति सफल भी उन्हीं प्रदेशों के अंदर हुई जहां पर सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध था, पानी उपलब्ध था। तो कौन से क्षेत्रों के अंदर हरित क्रांति उपलब्ध रही, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वो कौन से क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हरित क्रांति की जो रणनीति है, यानी कि हरित क्रांति जो आई, हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही है। तो कौन से राज्यों के अंदर हरित क्रांति सफल रही है, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति क्या रही है विद्यार्थियों, सफल रही है। कारण क्या है उसका, हरित क्रांति के सफल रहने का कारण क्या है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रहने का कारण क्या है, कारण है वहाँ पर सिंचाई की सुविधा। तो इन प्रदेशों के अंदर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, ये वे प्रदेश हैं जहाँ पर सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है। क्यों, क्योंकि जो हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज थे, जो अधिक उपज देने वाले जो बीज थे, उनके अंदर पानी की आवश्यकता क्या थी, ज़्यादा, आर्द्रता की आवश्यकता उनको ज़्यादा थी। और इन क्षेत्रों के अंदर जो नदियाँ हैं या भूमिगत जल है उसका उपयोग ज़्यादा किया गया और जिसकी वजह से इन क्षेत्रों के अंदर हरित क्रांति की रणनीति क्या रही, सफल रही है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हरित क्रांति की रणनीति कौन से क्षेत्र के अंदर ज़्यादा सफल रही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह अधिक सफल रही है। उसका कारण क्या है, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही क्यों सफल रही है ये क्रांति। क्यों, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का, निवल बोया गया क्षेत्र मतलब कुल जो बोया गया क्षेत्र है उसका 85% भाग, 85% भाग किसके अंतर्गत आता है विद्यार्थियों, सिंचाई के अंतर्गत आता है। यानी कि 85% भाग के ऊपर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% जो भाग है वो किसके अंतर्गत आता है विद्यार्थियों, सिंचाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आगे हमें देखना है कि इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी फसलें ज़्यादा बोई जाती हैं? तो गेहूं और चावल। चावल तो आपको पता है कि अधिक पानी की आवश्यकता इसके अंदर होती है। गेहूं की जो फसल है, गेहूं की फसल में भी पानी की आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो गेहूं और चावल, ये दो जो फसलें हैं, ये सिंचाई की सुविधाओं की वजह से इन प्रदेशों के अंदर क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। यहाँ हमने पहले कृषि वाले चैप्टर के अंदर बात की थी कि पंजाब, हरियाणा ये वो प्रदेश हैं जहाँ चावल की और गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता क्या होती है विद्यार्थियों? ज़्यादा होती है। तो इन प्रदेशों के अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होता है, इसका कारण भी क्या है? वहाँ पर सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध है? पानी। और देखो कितना भाग? सिंचाई का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। यानी कि 85% भाग के ऊपर क्या की जाती है विद्यार्थियों? सिंचाई की जाती है यहाँ पर। ठीक है। फिर हम बात करें निवल सिंचित क्षेत्र का 76% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। यानी कि पंजाब के अंदर तो 76% और हरियाणा के अंदर 51.3% भाग किससे? कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचित है। इसका मतलब क्या है? कुएं तथा नलकूप क्या है? भूमिगत जल संसाधन है। क्या है विद्यार्थियों? ये भूमिगत जल संसाधन। यानी कि पंजाब में जो निवल सिंचित क्षेत्र है उसका 76% पंजाब का कुओं और नलकूपों के द्वारा क्या पानी प्राप्त करता है। तो कुएं और नलकूपों से वहां से पानी ज़्यादा निकाला जाता है, यानी कि भूमिगत जल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। अब भूमिगत जल का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा तो भूमिगत जल का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा विद्यार्थियों? कम होता जाएगा। यानी कि जल लगातार हर वर्ष थोड़ा कहाँ जाता जाएगा? नीचे जाता जाएगा। क्यों जा रहा है नीचे? भूमिगत जल लगातार नीचे जाने का कारण क्या है विद्यार्थियों? क्योंकि वर्षा की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। और वर्षा की मात्रा कम होएगी तो भूमिगत जल का उपभोग तो हो रहा है ज़्यादा, लेकिन वापस से भूमिगत जल की जो पूर्ति है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो निकाल तो हम ज़्यादा रहे हैं, लेकिन वर्षा के द्वारा पानी जो आया है ग्राउंड के अंदर वो कम जा रहा है, इसलिए भूमिगत जल की लगातार क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। और भूमिगत जो जल है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है, और जैसे जैसे वो नीचे जाता जा रहा है तो उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। यानी कि ये ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे रसायन है ये, जिनके उपयोग से मानव को असंख्य बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। तो निवल सिंचित क्षेत्र का 76% पंजाब में और 51.3% हरियाणा के अंदर किससे? कुओं और नलकूपों द्वारा क्या है? सिंचित है। जिस कारण इन राज्यों में भौम जल में क्या आ गई है? कमी आ गई है। भाई इतने भाग का प्रयोग अगर हम कृषि के अंदर करेंगे तो फिर भूमिगत जल की कमी तो आए नहीं। भूमिगत जल की कमी इन क्षेत्रों के अंदर अपने आप ही क्या होगी? आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बारिश के द्वारा वापस से जो पानी रिचार्ज है वो कम हो रहे हैं और हम निकाल क्या रहे हैं? उसमें से ज़्यादा निकाल रहे हैं। तो इस वजह से इन क्षेत्रों के अंदर भूमिगत जल की क्या आ गई है? कमी आ गई है। ठीक है। फिर हम आगे बात करें कि राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक भूमजल निकालने के कारण भूमिगत जल में किसकी मात्रा बढ़ गई है विद्यार्थियों? ये देखो, फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। तो पंजाब और राजस्थान और महाराष्ट्र, स्पेशली दो राज्यों का नाम हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सा? एक तो राजस्थान और दूसरा कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक भूमिगत जल, भूमजल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो पानी हमने ज़्यादा निकाल लिया, ग्राउंड वाटर ज़्यादा निकाल लिया, वाटर लेवल लगातार कहाँ जाता जा रहा है? नीचे जाता जा रहा है। ग्राउंड वाटर जो है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है, और जितना नीचे जा रहा है उतना ही उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और फ्लोराइड युक्त पानी का उपयोग करने की वजह से जो हमारी हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आपने नागौर, जो हमारा राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक कुबड़ पट्टी पाई जाती है ना? कुबड़ पट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार के जल का प्रयोग करने से, फ्लोराइड जल का प्रयोग करने से जो हड्डियां हैं ये इधर की जो हमारी कमर की जो हड्डी है ये बाहर निकल जाती है, ऐसे हो जाते हैं। तो कारण क्या है? फ्लोराइड की मात्रा। तो राजस्थान का जो नागौर क्षेत्र है, नागौर अजमेर वाली जो बेल्ट है, उसके अंदर ये फ्लोराइड युक्त पानी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको राजस्थान की कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी, नागौर और अजमेर का जो बीच का जो क्षेत्र है वो राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहलाती है। कुबड़ पट्टी क्यों कहते हैं?
क्योंकि जल के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है विद्यार्थियों? फ्लोराइड की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। और फ्लोराइड युक्त जल का उपयोग करने से जो हड्डियों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो बात क्या ध्यान रखनी है हमें कि राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक भूमिगत जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं, हड्डियों से संबंधित जो समस्याएं वो हमें देखने को मिलती हैं। इसी वजह से मतलब क्या है कि भूमिगत जल का अधिक प्रयोग करने की वजह से ही पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या, एक ये आर्सेनिक है, ये एक जहरीला जो तत्व है वो होता है आर्सेनिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? आर्सेनिक है ये। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? संख्या। बहुत ही कड़ा पानी, खारा पानी, इस प्रकार का आर्सेनिक की मात्रा उसमें क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। अब ये आर्सेनिक युक्त जो जल है ये कहाँ, कौन से राज्यों के अंदर? पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों के अंदर पानी के अंदर क्या पाया जाता है? आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। और आर्सेनिक युक्त पानी का उपयोग करने की वजह से कैंसर जैसी जो घातक बीमारी है वो भी हो सकती है। ठीक है, तो कहाँ आर्सेनिक की संकेंद्रण कहाँ भूमिगत जल में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल और बिहार में। फ्लोराइड युक्त पानी या फ्लोराइड की मात्रा का संकेंद्रण सर्वाधिक कहाँ पर हो रहा है? तो राजस्थान और महाराष्ट्र में। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। छोटे प्रश्न के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि भारत में कहाँ के जल, भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है? तो कौन से राज्यों में? राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर। और कौन से राज्यों में भूमिगत जल में आर्सेनिक या संख्या के संकेंद्रण में वृद्धि हो गई है? तो कौन सा राज्य है भाई? वो पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, तो भारत के अंदर आर्सेनिक युक्त जल कौन से राज्यों के अंदर? पश्चिम बंगाल और बिहार। क्यों? भूमिगत जल का अधिक प्रयोग करने की वजह से भूमिगत का जल का जो लेवल है वो बहुत ही नीचे चला गया है। तो नीचे जितना जा रहा है उसके अंदर क्या बढ़ता जा रहा है? आर्सेनिक की मात्रा उसके अंदर बढ़ती जा रही है। तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने की वजह से जो समस्याएं हैं मानव स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कैंसर जैसा घातक रोग भी इसके जल का प्रयोग से हो सकती है। ठीक है, तो ये बात ही विद्यार्थियों हमारी किससे संबंधित? सिंचाई के लिए जल की मांग से संबंधित। क्यों बढ़ रही है जल की मांग? क्योंकि भारत के अंदर जो वर्षा की जो परिवर्तिता है वो बहुत ही अनिश्चित रूप से है। स्थानिक जो वितरण है वो अनिश्चित है ना। और अधिकांश भागों के अंदर शुष्कता पाई जाती है, जिसकी वजह से शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के हम खेती नहीं कर सकते हैं, है ना। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके लिए सिंचाई, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब पानी की अधिक आवश्यकता है तो अधिक आवश्यकता की पूर्ति तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं विद्यार्थियों? सिंचाई के द्वारा ही कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है? तो चावल है, गन्ना है, जूट है, इनमें जल की आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब जल की आवश्यकता ज़्यादा है तो वर्षा पे तो निर्भर रह नहीं सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सिंचाई के द्वारा ही ये कार्य संभव हो सकता है। फिर जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भूमि हमारे पास लगातार कम होती जा रही है, तो उत्पादन को भी बढ़ाना है हमें। हम उत्पादन को कैसे बढ़ाएंगे भाई? जो प्रति भूमि हम छोड़ते हैं उस प्रति भूमि को छोड़ना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। बहुफसलीकरण करेंगे। बहुफसलीकरण का मतलब कि एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें बोएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा फसलें हम कब बो सकते हैं? जब हमारे पास में सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध हो? पानी उपलब्ध हो। तो सिंचाई के लिए जल का जो उपयोग है उसके द्वारा ही हम बहुफसलीकरण कर सकते हैं, है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। भाई सिंचाई युक्त जो भूमि है उसके अंदर उत्पादन ज़्यादा होगा। जहाँ पानी कम है वहाँ उत्पादन भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है। और हरित क्रांति का जो सर्वाधिक जो प्रभाव है, हरित क्रांति की रणनीति कहाँ सफल रही है? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्यों सफल रही है? क्योंकि वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता है। देखो लगभग कितना प्रतिशत? 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है पंजाब और हरियाणा का। और अधिकांश जो पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर जो सिंचाई है वो किसके द्वारा की जाती है? कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो कुछ बातें थी हमारी वो सिंचाई के लिए जल की मांग से संबंधित थी। और फ्लोराइड की मात्रा का संकेंद्रण या फ्लोराइड की मात्रा जल में कहाँ बढ़ गई है? राजस्थान और महाराष्ट्र में। और पश्चिम बंगाल और बिहार के जल में, भूमिगत जल में किसकी मात्रा बढ़ गई है? आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है या संख्या की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से मानव स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है, अब चलते चलते हम एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो इनमें से हमें बताना है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। अजैव संसाधन है,
अनवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है या अचक्रीय संसाधन है? तो इसका जो जवाब है विद्यार्थियों, आपको कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में आपको इसका जवाब देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग हमारे साथ में जुड़ सकें और बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं इसके आगे का जो पार्ट है उसके संबंधित जल के गुणों का ह्रास किस प्रकार से हो रहा है उनको हम समझेंगे और जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार किस प्रकार के उपाय कर रही है इससे संबंधित, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।